नमस्कार, यूपी विशेष में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। बंगाल के मालदा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैली की। आपको बता दें, परिवर्तन रैली को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया और बंगाल राष्ट्रवाद की धरती रही है, सीएम ने कहा। बंगाल में अराजकता और बदहाली की स्थिति सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताई। बंगाल में परिवर्तन को आगे बढ़ाना है और बंगाल हमेशा से परिवर्तन की धरती रही है। बंगाल की बदहाली से पीड़ा होती है। बंगाल में सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद है। ममता सरकार ने दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगाया। इन तमाम बातों का जिक्र सीएम योगी ने किया है। हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। जय श्री राम का नारा लगाने पर हमला कराया गया। राम भक्तों पर गोली चलाने वालों का हश्र क्या हुआ, ममता बनर्जी समझ लें। राम के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, सीएम योगी की तरफ से कहा गया। जो राम का नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं हुआ। अराजकता पैदा करने वालों से टीएमसी की दोस्ती है, ये सीएम योगी की तरफ से तमाम बातों को आज कहा गया। हमले किए गए, जुबानी हमले ममता बनर्जी की सरकार पर किए गए। आज बंगाल के अंदर एक बार फिर से जय श्री राम के नारे को प्रतिबंधित करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन याद रखना, भारत की जनता राम के बगैर कोई काम नहीं करती है। जब आपस में मिलती है तो राम राम कहती है। घर में कोई काम होता है तो राम नाम का जप करती है। और जब किसी परिजन की अंतिम यात्रा भी निकालती है तो फिर राम नाम सत्य है के साथ ही उस यात्रा को भी आगे बढ़ाने का कार्य करती है। राम के बगैर भारत का कोई काम ही नहीं। यहां पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहां की सरकार रोक पा रही है और न ही लव जिहाद की उन घातक गतिविधियों को जिसका दुष्परिणाम आने वाले समय में बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, वह यहां की सरकार इसको रोकने में पूरी तरह विफल है। हमारी सरकार 2017 में आई थी और 2017 में आते ही उत्तर प्रदेश के अंदर गौ तस्करी और इलीगल स्लॉटर हाउसेज एक झटके में बंद हो गए। 24 घंटे के अंदर बंद हुए थे। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के तो आइए, 24 घंटे के अंदर सभी इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद हो जाएंगे और 24 घंटे के अंदर ये तस्करी भी बंद हो जाएगी। गौ तस्करों को पता लग जाएगा कि गौ तस्करी, इलीगल स्लॉटरिंग और किसी भी प्रकार की अराजकता और अव्यवस्था का क्या दुष्परिणाम होगा। खबर लखनऊ से है, जहां पर पंचायत चुनाव में आरक्षण की लिस्ट जारी कर दी गई। जिला स्तर पर आरक्षण की लिस्ट जारी की गई है। सभी जिला मुख्यालयों पर आरक्षण लिस्ट चस्पा कर दी गई है। ग्राम प्रधानों के आरक्षण की सूची जारी की गई। बीडीसी के आरक्षण की सूची भी जारी की गई। तो जिला पंचायत सदस्यों के आरक्षण की भी लिस्ट जारी कर दी गई है। तो जिला स्तर पर आरक्षण की लिस्ट जारी की गई। सभी जिला मुख्यालयों पर आरक्षण लिस्ट चस्पा की गई है। ग्राम प्रधानों के आरक्षण की सूची भी जारी कर दी गई है। तो पंचायत चुनाव में आरक्षण की लिस्ट जारी हुई। बीडीसी के आरक्षण की सूची भी जारी कर दी गई। खबर प्रयागराज से, जहां पर फर्जी शिक्षकों पर गिरी गाज। 812 फर्जी शिक्षकों की बर्खास्तगी के आदेश जारी कर दिए गए। हाईकोर्ट के फैसले के बाद विभाग ने जारी किया आदेश। अब इन शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहा है विभाग। तो फर्जी शिक्षकों पर गिरी गाज, प्रयागराज का मामला। 812 फर्जी शिक्षकों की बर्खास्तगी के आदेश जारी किए गए। तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं और हाईकोर्ट के फैसले के बाद जैसे ही ये जारी हुए, फर्जी शिक्षकों में हड़कंप देखा गया। अब इन फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई तेजी से की जा रही है। फर्जी शिक्षकों पर गाज गिरी है। प्रयागराज से यह खबर। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन 812 फर्जी शिक्षकों के ऊपर मुश्किल भरा शिकंजा कसना शुरू हो गया है और ऐसे में अब इन शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहा है विभाग। खबर मथुरा से, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में एक और वाद स्वीकार किया गया। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में किया गया स्वीकार। हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने दाखिल किया है वाद। खुद को ठाकुर केशव देव का भक्त बताते हुए वाद दाखिल किया गया। वाद में ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई। ठाकुर केशव देव कटरा की संपत्ति से मस्जिद को हटाने की मांग की गई। 2 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। मथुरा कोर्ट में अब तक कुल 6 वाद दाखिल हो चुके हैं। तो खुद को ठाकुर केशव देव का बताते हुए ये वाद
दाखिल किया गया है। बाद में ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में स्वीकार किया गया। मैं दीपक शर्मा श्री ठाकुर केशव देव जी महाराज व अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश चंद शर्मा द्वारा भक्त की हैसियत से ये दावा दायर किया है, जिसमें हमने ये प्रार्थना की है कि सन 68 में जो राजीनामे के आधार पर डिक्री हुआ है मुकदमा, वो खारिज किया जाए। तो इसमें क्या बाद में दिया था आपने? बाद में क्या पक्ष रखा था? बाद में हमने पक्ष रखा है कि हम ठाकुर केशव देव जी महाराज के जो है भक्त है और ये संपत्ति जो है ठाकुर केशव देव जी महाराज की है। इस पे जो मस्जिद बनी है वो जो है ठाकुर जी की संपत्ति पर बनी है। इसको हटवाए जाने की भी प्रार्थना हमने इस बात पत्र के माध्यम संवाददाता गगन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, आज जो वाद स्वीकार किया गया उसके बारे में क्या जानकारी है और अब आगे फर्दर क्या चीजें दिखाई देंगी? देखिए, मैं बता दूं आपको, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर अभी तक छह बात न्यायालय में दाखिल किए जा चुके हैं। ये बात छठवां बात था। इसके अलावा 5 बात जो है पूर्व में दाखिल की जा चुके थे और अभी तक अगर बात करें बातों की तो 6 बातों में से 5 बात मूल बात में जो है एक्सेप्ट हो चुकी है, जबकि एक बात जिला जज की अदालत में प्रकीर्ण बात सुनवाई के लिए सुनवाई होनी है। जी ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए गगन। खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर बीजेपी नेता से रिश्वत लेने का मामला सामने आया। एसआई और एक सिपाही को रिश्वत लेना भारी पड़ा। एसआई अवनीश कुमार और सिपाही रिश्वतखोरी में सस्पेंड हो गए हैं। बीजेपी नेता की शिकायत पर एसपी ने दोनों को सस्पेंड किया। एसआई और एक सिपाही को रिश्वत लेना भारी पड़ा। तो आपको बता दें कि एसआई अवनीश कुमार और सिपाही रिश्वतखोरी में सस्पेंड कर दिए गए। तो बीजेपी नेता की शिकायत पर एसपी ने दोनों को सस्पेंड किया है। लखीमपुर खीरी का मामला, जहां पर बीजेपी नेता से रिश्वत लेने का मामला सामने आया था, जिसमें ये सस्पेंशन किया गया है। एसआई और एक सिपाही को रिश्वत लेना भारी पड़ा। तो बीजेपी नेता से रिश्वत लेने का मामला लखीमपुर खीरी में भारी पड़ा। आपको बता दें कि एसआई और एक सिपाही को रिश्वत लेना भारी पड़ा था, जिसके बाद उनके सस्पेंड कर दिया गया। थाना फूलबेहड़ पर एक शिकायत प्राप्त हुई कि थाने पर तैनात उप निरीक्षक अवनीश कुमार और हेड कांस्टेबल अशोक कुमार द्वारा चरित प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु रिश्वत ली गई। सूचना सत्य पाए जाने पर थाना फूलबेहड़ पर दोनों पुलिसकर्मियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके दोनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अवध जायसवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवध, बीजेपी नेता से रिश्वत लेने का पूरा मामला है क्या? ऐसा आपको बता दें कि ये थाना फूलबेहड़ क्षेत्र में एक युवक ने आरोप लगाया था। उसने अपना दलित प्रमाण पत्र बनाने के लिए अप्लाई किया था, जिसको लेकर ये दरोगा जो है, बीट दरोगा और बीट सिपाही दोनों युवक से 500 रुपए की वसूली कर रहे थे, मांग कर रहे थे, जिसको लेकर उसने पुलिस अधीक्षक को शिकायत की, जिस पर पुलिस अधीक्षक विजय ढोल ने संज्ञान को लेते हुए पूरे मामले को और आरोपी दरोगा और सिपाही दोनों को सस्पेंड कर दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर सुल्तानपुर से, जहां पर न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुए। एम्बुलेंस चालक के घूस मांगने का यह पूरा मामला है। जांच के बाद एम्बुलेंस चालक को सस्पेंड कर दिया गया। घूस न देने पर बीच रास्ते खड़ी कर दी गई थी एम्बुलेंस। अस्पताल पहुंचने तक मरीज की हो गई थी मौत। और बल्दीराय थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो सुल्तानपुर से खबर न्यूज़ वन इंडिया की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें कि एम्बुलेंस चालक के घूस मांगने का यह पूरा मामला था और न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर यहां पर देखा गया। घूस ना देने पर बीच रास्ते में खड़ी कर दी गई थी एम्बुलेंस और इसको लेकर अब कार्रवाई हुई है। अस्पताल पहुंचने तक मरीज की मौत हो गई थी। न्यूज़ वन इंडिया ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, इस सवाल को उठाया था। ऐसे में बल्दीराय थाना क्षेत्र का जो मामला है उसमें उस चालक को, एम्बुलेंस चालक को सस्पेंड कर दिया गया है। तो न्यूज़ वन इंडिया की खबर का एक बड़ा असर देखा गया। संवेदनहीनता का ये मामला सामने आया था। तो न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। एम्बुलेंस चालक के लापरवाही, एम्बुलेंस चालक के संवेदनहीनता के चलते यहां एक शख्स की मौत हो गई थी। तो न्यूज़ वन इंडिया की खबर का असर हुआ और अब उस एम्बुलेंस चालक को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है।
तो जांच के बाद एम्बुलेंस चालक को सस्पेंड किया गया। ये 200 रुपए का मामला बताया जा रहा था। ये एम्बुलेंस चालक रिश्वत मांग रहा था, घूस मांग रहा था, जिसके चलते इसने बीच रास्ते में ही एम्बुलेंस को खड़ा कर दिया था और इसी वजह से मरीज के अस्पताल पहुंचने में देरी हुई और उसकी मौत हो गई। संतोष पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, इस पूरी खबर पर न्यूज़ वन इंडिया के संज्ञान लेने के बाद किस तरह से कार्रवाई हुई और उसके सस्पेंशन तक क्या कुछ हुआ? जी, आपको बताते चल रहे हैं कि जिस तरह से कल ये अमानवीय व्यवहार ड्राइवर द्वारा किया गया, जिसमें उसने मरीज को एम्बुलेंस पे ला करके रख करके और रोक दिया और पैसे की डिमांड की, जिसकी वजह से लेट होने के बाद जो है अस्पताल पहुंचते उसकी मौत हो गई। जिस पर हमारी न्यूज टीम ने खबर को पहुंचा चलाया। उसके बाद देखा सर ये रहा कि तत्काल पर कार्रवाई की गई। ठीक है, चलिए शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर शाहजहांपुर से, जहां पर 3 छात्राओं के लापता होने का मामला परिजनों ने ऋषिकेश में को ये तीनों छात्राएं मिल गई हैं। आपको बता रहे यूपी पुलिस की टीम भी परिजनों के साथ मौजूद थी। कल सदर थाना क्षेत्र से लापता हुई थी 3 छात्राएं, वो तीनों छात्राएं ऋषिकेश में बरामद हुई हैं। तो परिजनों को ऋषिकेश में मिली ये तीनों छात्राएं, यूपी पुलिस टीम भी परिजनों के साथ मौजूद रही। तो गायब हुई 3 छात्राएं फिलहाल बरामद हो गई हैं। कल सदर थाना क्षेत्र से लापता हुई थी शाहजहांपुर से और उसके बाद अब ये ऋषिकेश में बरामद हुई हैं। इन तीनों की बरामदगी के बाद उनसे उनके बयान लिए जा रहे हैं और उसके आधार पर आगे देखा जाएगा कि क्या और कैसे हुआ। फिलहाल शाहजहांपुर से ये गायब हुई थी 3 छात्राएं, उसके बाद आज ऋषिकेश में ये बरामद हुई हैं। तो कल सदर थाना क्षेत्र से लापता हुई थी 3 छात्राएं जो कि बरामद हो गई हैं। दीपक दीक्षित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, इन तीनों छात्राओं की बरामदगी ऋषिकेश से हुई है, इसमें जानकारी मिल पाई है कि ऋषिकेश कैसे पहुंची है? देखिए, बिल्कुल ये शाहजहांपुर से जो है ये छात्राएं कल सुबह 8 बजे गायब हुई थी और उसके बाद ये आज 5:35 पर जो है शाहजहांपुर की जो टीम गई थी सर्विलांस की, उसने ऋषिकेश से बरामद किया है। हालांकि जो बच्चियां थी उनके परिवार के लोग भी साथ थे और उन्होंने पहचान भी कर ली है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जो लड़कियों से जो पूछताछ हुई है उसमें ये भी बात निकल के आई है कि वो वहां पर पढ़ाई करने के लिए ऋषिकेश पहुंची थी, कि आगे के कुछ बनना चाहती थी। इसको लेकर के ये बात सामने आ रही है। लेकिन हालांकि अभी वहां से टीम लेकर रवाना हुई है शाहजहांपुर के लिए। उसके बाद ही पूरा मामला पता चलेगा कि आखिर ये किसके साथ गई थी और किस मामले में गई थी, आखिर बात क्या थी। तो साथ जिस तरह से ये मामला है कि शाहजहांपुर की जो 3 बच्चियां थी वो कल सुबह 8 बजे यहाँ से गई थी और रात 12 बजे उनके परिजनों ने पुलिस थाने में बताया था। उसके बाद पुलिस चौकन्नी हुई और उसके बाद जो यहाँ के दीपक, क्या इन तीनों छात्राओं के साथ कोई और भी बरामद हुआ या फिर इनके पास से कोई ऐसे संदिग्ध बात? देखिए, अभी ऐसी कोई चीज बरामद नहीं हुई है। हालांकि 3 छात्रा हैं जो तीनों फ्रेंड थी और तीनों ही बरामद पुलिस ने कर लिया है। उन्होंने पुलिस वहां से जो टीम है वो रवाना हो चुकी है शाहजहांपुर के लिए। ऋषिकेश से जो है बरामद हुई है। एक होटल में वहां पर ये रुकी थी, जो अब आगे की पढ़ाई की तैयारी करने के लिए कुछ बनने के लिए बात कर रही हैं। कि इन्होंने साफ तौर से अभी ये पूरा मामला नहीं बताया कि किसके साथ गई हैं और कौन इसमें शामिल है। लेकिन इसमें अभी पुलिस गहनता से जांच करेगी और जो भी इसमें आएगा मामला, उसमें कहीं न कहीं जो और भी लोग आएंगे उनको पुलिस पूछताछ करेगी और उसके बाद गिरफ्तार कर जेल भी भेजेगी। लेकिन अब जो बच्चियां हैं उन्होंने अपने अकेले बताया कि वो अकेले वहां ऋषिकेश पहुंची थी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर दूध बेचने वालों का प्रदर्शन देखा गया। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के भानुगुट के कार्यकर्ता भी शामिल थे। फूड इंस्पेक्टर पर सैंपलिंग के नाम पर उगाही करने का आरोप लगा। एडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। तो दूध बेचने वालों का प्रदर्शन देखने को मिला ग्रेटर नोएडा में। कि हमारे जो किसान भाई हैं वो गांव में जो निवास करते हैं वो सब पशु पालते हैं। उन पशुओं से अपने जीवन यापन करने के लिए कोई 1 डब्बा कोई 2 डब्बा की सप्लाई सुबह सुबह उठ के डोर टू डोर जाके देता है, ताज़ा दूध पिलाता है। आज तक कहीं भी ऐसी कोई घटना भी नहीं हुई कि हमारे गांव के गए हुए सप्लाई के दूध से कोई बीमार कोई सेक्टर से आज तक कोई रिपोर्ट आई हो। उसी आधार में हमारे यहाँ पे जो खाद्य फूड इंस्पेक्टर जो बोलते हैं, निरीक्षक जो होती हैं, उन लोगों ने पिछले गत 8-10 दिनों से हमारे जो किसान के बच्चे हैं, जो किसान हैं, जो अपनी जीविका इस दूध को बेचकर चला रहे हैं, उनके पीछे गाड़ी लगाना, उनके सैंपल भरना, तुम्हें जेल भेज देंगे, ये कर देंगे, ये मिलावटी है, ये है, ऐसे करके एक भयभीत माहौल बना दी।
खबर हापुड़ से है, जहां पर देहात पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। लूट करने वाले शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। चोरी किया गया सामान भी बरामद हुआ। 1,85,000 से ज्यादा रुपए भी बरामद हुए हैं। तो देहात पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। हापुड़ में लूट करने वाले शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। तो चोरी किया गया सामान भी बरामद हुआ। देहात पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी थी। हापुड़ से लूट करने वाले शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। 1,85,000 से ज्यादा रुपए भी बरामद किए गए इनके पास से। मेरठ से खबर है, घर में गैस लीक होने से आग लगी और ये भीषण आग की तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि आग में झुलसकर मां और बेटे की मौत हो गई है। कई लोग झुलसे हैं इसमें। पुलिस ने झुलसे लोगों को बाहर निकाला। लिसाड़ी थाना के क्षेत्र के ये पूरा मामला है। फतेहुल्लुपुर का पूरा मामला है। इसमें मां और बेटे की मौत हो गई है। भीषण आग लगी मेरठ के अंदर, जहां पर लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का ये फतेहुल्लापुर बताया जा रहा है। के शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। के कितनी देर पहले की ये घटना और अभी स्थिति क्या है वहां पर? तुषार, ये दोपहर की घटना है और दोपहर की घटना के बाद धीरे से इसका पता चला जब 2 लोग इसमें मौत का शिकार हो गए। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के नूर गार्डन का ये किस्सा है, जब घर में खाना बनाते समय गैस लीक हो गई और फिर वो धीरे धीरे आग लगती चली गई। घर में मेहमान आए हुए थे, बुआएं आई हुई थी, मौसी आई हुई थी। शोर शराबा सुनकर जैसे सिलेंडर की आवाज धमाके के साथ सिलेंडर फटा है, उसकी आवाज सुनकर लोग आए, लेकिन तब तक कुछ कमरों में धुआं और गैस भर चुके थे और वहीं पर कुछ लोग थे वो फंस गए। 5 लोग ऐसे उसमें फंसे थे जिनको दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला, और जब बाहर निकाला तो एक महिला रिहाना और उसके पोते की मौत हो चुकी थी। दोपहर के वक्त ये हादसा बताया जा रहा है। रिहाना और उसका पोता और ये 5 लोग गैस लीक होने की वजह से उसी कमरे में फंस गए थे। बड़ी मुश्किल से पड़ोसियों ने बचाया है। मैं आपको बता दूं, मंगलवार में इस थाना क्षेत्र में ये दूसरी घटना है। सुबह खुशहाल नगर में आ गई थी और अब ये गैस लीक होने की वजह से ये 2 मौतें। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते मथुरा से खबर, जहां पर कोर्ट में पेश हुआ हाथरस कांड का मास्टरमाइंड रऊफ शरीफ। अन्य 4 साथियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। एडीजे प्रथम के कोर्ट के अंदर सभी आरोपियों की पेशी हुई। 18 से 23 फरवरी तक एसटीएफ की रिमांड पर था रऊफ शरीफ। आपको बता दें, 5 दिन की रिमांड के बाद एसटीएफ को रऊफ शरीफ से मिले थे कई अहम सबूत। एसटीएफ ने रिमांड के दौरान मिले सबूतों को न्यायालय में पेश किया था। एसटीएफ की रिमांड के दौरान रऊफ से फिरोज खान और अनस के नाम सामने आए हैं। फिलहाल लखनऊ जेल में बंद फिरोज खान और असनत। आपको बता दें कि एसटीएफ जल्द कोर्ट से वारंट लेकर फिरोज खान और अंसद को पेश करेगी। रऊफ के साथी अतीक उर रहमान, फसूद आलम, सिद्दीकी कप्पन मथुरा जेल में बंद हैं। रऊफ पर हाथरस में दंगा भड़काने की साजिश रचने और विदेशी फंडिंग जैसे कई आरोप लगे हुए हैं। पीएफआई के जो जेल में 500 लोग बंद हैं, उनके आज तलबी के लिए डेट नियुक्त थी। उनको एडीजी फर्स्ट कोर्ट माना था, लेकिन उनकी बीसी के द्वारा डेट करा दी गई। उसमें 31 मार्च 2021 नियुक्त की गई है। इसमें एक मुलजिम जो राउत शरीफ केरल से गिरफ्तार किया गया था, उसको पीसीआर पर मथुरा लाया गया था। पीसीआर पर मथुरा ले जाने के बाद में इसको जो इससे जो पूछताछ की गई थी, उसमें 2 लोगों के नाम और आए थे, जो फिरोज खान और असन, जो वर्तमान में लखनऊ में निरुद्ध है क्राइम नंबर 4/21 में। तो उनको भी माननीय न्यायालय के द्वारा एसटीएफ के विवेचक ने प्रार्थना पत्र दिया था कि उनके खिलाफ एविडेंस है, तो उनको भी बयान के लिए कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, उनके बयान अंकित किए जाएंगे। एक मुलजिम जो राव सिद्दीकी कप्पन है, उसको भी माननीय न्यायालय ने 4 तारीख के लिए तलब किया है। उसमें जो उसकी वॉइस और हैंड राइटिंग के लिए जो कुछ अभिलेख मिला है, उसके सत्यापन के लिए 4 तारीख को तलब। खबर प्रयागराज से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई है। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। महिला की सास पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हांडिया थाना क्षेत्र के हरिपुर का पूरा मामला है। तो प्रयागराज से खबर, जहां पर परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। तो महिला की सास पर यह आरोप लगाया गया कि प्रताड़ित करती थी सास, और पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
खबर चंदौली से, जहां पर तालाब में डूबने से 2 बहनों की मौत हो गई है। ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाले गए शव। सकलडीहा थाना क्षेत्र के डैना गांव की घटना, जहां पर 2 बहनों की तालाब में डूबने से मौत हुई है। चंदौली से यह खबर बताई जा रही है। तो ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाले गए शव और 2 बहनें ये बताई जा रही हैं आपस में, जिनकी डूबने की वजह से मौत हुई है। सकलडीहा थाना क्षेत्र के डैना गांव की यह पूरी घटना है। तो चंदौली से खबर है, तालाब में डूबने से 2 बहनों की मौत बताई जा रही है। ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। सकलडीहा थाना क्षेत्र के डैना गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो चंदौली से खबर, तालाब में डूबने से 2 बहनों की मौत हुई है और ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। तो सकलडीहा थाना क्षेत्र के डैना गांव की यह पूरी घटना है और चंदौली से खबर है, तालाब में डूबने से 2 बहनों की मौत हुई है। तो ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाले गए ये शव, 2 बहनों की मौत हुई पानी में डूबने की वजह से। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम और इसके अलावा तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। तो तालाब में डूबने से 2 बहनों की मौत हुई। तो तालाब में डूबने से 2 बहनों की मौत हुई। चंदौली से खबर, तालाब में डूबने से 2 बहनों की मौत हुई। सकलडीहा क्षेत्र का पूरा मामला है और ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाले गए थे शव। संवाददाता राम कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम कुमार, ये 2 बहनों की जो मौत का मामला सामने आया, क्या हुआ और कैसे ये डूबी हैं? मैं बताना चाहूंगा, ये सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के डैना गांव का मामला है, जहां अपने पिता के साथ ये दोनों सगी बहनें गई थी और उसके पिता गांव में ही स्थित तालाब की देखभाल करते हैं और अचानक एक बड़ी बहन तालाब में डूब गई और उसको बचाने के लिए जब उसकी छोटी बहन गई, वो भी उसमें डूब गई। पिता को तब पता चला जब दोनों बेटी उसके सामने दिखाई नहीं दी तो लगा चिल्लाने और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गया और ग्रामीणों की सूचना पे पुलिस भी पहुंच गई। घंटों मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया है और पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो यूपी विशेष में बस इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।